हेलो फ्रेंड्स, न्यूक्लियॉन्स केमिस्ट्री क्लासेस में सुदर्शन झा सुमन आप सबका स्वागत करता है। आज हम 2022 में आए हुए नए मॉडल पेपर जो BSc पर आधारित है उसकी तैयारी करेंगे केमिस्ट्री विषय की। आज हम मॉडल पेपर के केमिस्ट्री सेक्शन में मॉडल पेपर मॉडल सेट 1 की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मॉडल सेट 1 है रसायन विज्ञान अंतर्गत। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? जब हम पदार्थ को कणों की व्यवस्था के आधार पर बांटते हैं तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो इसमें से P4O10 ये भी क्रिस्टलीय है, P4 ये भी क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय है। तो बचा प्लास्टिक इसमें से क्रिस्टलीय नहीं है, अर्थात अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? दोस्तों, पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु जो होते हैं सभी कोने के अलावे पिंड के केंद्र में भी स्थित होता है। ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि परमाणु का कोने पर अंशदान 1/8 होता है तथा पिंड के अंदर में इसका अंशदान 1 होता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुल 8 कोने हैं। तो पिंड केंद्रित इकाई सेल में 8 कोने पर कुल परमाणु हो जाएंगे 8 × 1/8 और पिंड के अंदर एक परमाणु है प्लस 1, ये कैंसिल होकर 1 + 1 = 2 हो जाएंगे। यानी पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या क्या होती है? दोस्तों, हम जानते हैं कि 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। पहला क्रिस्टल तंत्र है क्यूबिक घनाकार, दूसरा है टेट्रागोनल द्विसम लंबाक, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक और चौथा है हेक्सागोनल षटकोणीय, पांचवा है रोम्बोहेड्रल त्रिकोणीय और छठा है मोनोक्लिनिक एकनताक और अंतिम है ट्राइक्लिनिक त्रिनताक। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है, क्यूट और स्थिरोमोट्री। यहाँ पर हम देखेंगे कि घनाकार क्रिस्टल के लिए ब्रेवेज जालक की संख्या 3 है। यानी हमारा ऑप्शन घनाकार क्रिस्टल के लिए हमारे ब्रेवेज जालक की संख्या 3 है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है।
चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी है। इसमें पहला ऑप्शन है फ्रैंकल, फिर शॉटकी, फिर अंतराकाशी, फिर एफ केंद्र। दोस्तों फ्रैंकल दोष को आप डिसलोकेशन इफेक्ट भी डिसलोकेशन दोष भी कह सकते हैं। इसमें धनायन जो होते हैं अंतराकाशी में जाके फंस जाते हैं, जबकि शॉटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि फ्रैंकल दोष में जो कण थे उसी के अंदर रह गए, इस कारण से इसमें घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शॉटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर चले गए, जिसके कारण शॉटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो गई। तीसरा है अंतराकाशी। तो अंतराकाशी यह स्थान होता है क्रिस्टल में दो परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वही अंतराकाशी स्थान कहलाता है। और एफ केंद्र, जिस केंद्र पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, अर्थात जिसके कारण क्रिस्टल का रंग उत्पन्न होता है, उसे ही एफ केंद्र कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता की परिभाषा होती है प्रति बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी यह आयतन लीटर में होगा और विलेय की मोलों की संख्या मोल में होगी, यानी मोल प्रति लीटर मोलरता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को क्या कहा जाता है। यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। दोस्तों मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है x/A × 1000/B, जहाँ x दिया गया भार, A विलेय के मोलर भार, B विलायक का दिया गया भार। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। विलेय है ग्लूकोज का दिया गया भार है 18 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर भार होता है 180 ग्राम प्रति मोल, और विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम दिया गया है। यानी ये कैंसिल हो गया, 1/10 यानी 0.1 मोल आंसर हो जाएगा। यानी हमारा उत्तर होगा 0.1 मोलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलेय के कणों की संख्या पर, विलायक के कणों की संख्या पर। तो जैसा कि हम जानते हैं अनुसंख्य गुणधर्म वैसे गुणधर्म हैं विलयन के जो कि विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा परासरणी दाब। लेकिन जो क्वेश्चन था कि तनुघोल का अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो विलेय के कणों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन के परासरणी दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं विलयन के परासरणी दाब को पाई से सूचित करते हैं। पाई जो है मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है और पाई ताप के भी समानुपाती होता है। इन दोनों को मिलाने पर पाई जो है मोलर सांद्रण इंटू टी दोनों के समानुपाती हो जाता है। जब ये समानुपात का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे गैस कांस्टेंट कहते हैं, RCT यानी CRT। अब ऑप्शन में देख लिया जाए, पाई टी इक्वल CR
पाई इक्वल CRT, यानी हमारा यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। तो CuSO4 घोल जो है, जब वह विलयन के रूप में रहेगा तो वह 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, Cu++ और SO4-। तो इस एक आयन को ठोस बनाने के लिए, अभी ये एक्वस मोड में है यानी घोल की अवस्था में है, तो इसको एक आयन को ठोस बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक आयन को ठोस बनाने के लिए, इस ठोस में परिवर्तित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल, एक Cu एटम, तो 1 मोल Cu जमा करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल आयन को कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराड होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फैराड हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन था कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है वह होगी, तो हमारा ऑप्शन होगा 2 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? तो फैराडे का विद्युत विघटन का पहला नियम जो है वो होता है M=ZIT, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही फैराडे का नियम कहता है, यानी M समानुपाती है किंतु Q आवेश जो है I/T के बराबर होता है, और जब ये समानुपात का चिन्ह हटता है तो M=ZIT हो जाता है, जहाँ Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी इस ऑप्शन में ZIT तो कहीं दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा M=ZCT। ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ZCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तित होता है? तो एक सूत्र है λm = कप्पा × 1000/m, जहाँ m है मोलर सांद्रण और कप्पा जो है कंडक्टिविटी है यानी विशिष्ट चालकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोलर चालकता के व्युत्क्रमानुपाती है मोलर सांद्रण, यानी सांद्रण जब घटेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगी, और सांद्रण जब बढ़ेगा तो मोलर चालकता घटेगी। तो यहाँ विलयन की सांद्रता घट रही है, यानी मोलर चालकता जरूर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? इसका उत्तर होगा लेड संचायक। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शन पर। लेकलांसे सेल होता है, गैल्वेनी सेल और मरकरी सेल, ये तीनों प्राथमिक सेल है, यानी इसको ये बार बार चार्ज नहीं हो सकता। एक बार जो यूज हो गया
इसका यूज दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन लेड संचायक बैटरी को आप बार बार चार्ज करके डिस्चार्ज कर सकते हैं। यानी लेड संचायक बैटरी प्राथमिक सेल नहीं है बल्कि द्वितीयक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? ताप, दाब, सांद्रण, इनमें से सभी। तो ध्यान देंगे, ताप, जब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी उस अवस्था में अभिक्रिया दर ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, किंतु अभिक्रिया जब ऊष्मा क्षेपी होगी उस वक्त ताप घटने पर अभिक्रिया दर बढ़ेगा। दूसरा है दाब। तो द्रव के द्रव में विलयन, जब द्रव के लिए दाब का कोई असर नहीं पड़ता और ठोस के लिए भी दाब का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रतिकारक गैसीय अवस्था में हो उस अवस्था में दाब का असर प्रतिकारक पर पड़ेगा। सांद्रण, जैसा कि हम जानते हैं अभिक्रिया दर प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर सांद्रण पर निर्भर करेगा, यानी हमारा तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? ध्यान देंगे, R इक्वल्स K इंटू A टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। यह हमारा दर समीकरण है। दर समीकरण से अगर हम K को अलग कर देते हैं तो R अपॉन A अपॉन B। अगर हम ध्यान देंगे तो अब R जो है अभिक्रिया दर है, यानी अभिक्रिया दर का इकाई होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और नीचे अगर हम देखेंगे कि प्रतिकारक एक घात m है और b का प्रतिकारक b का घात n यहाँ पर है, तो यहाँ पर सांद्रण मोलर सांद्रण का घात m प्लस n हो जाएगा, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपॉन सांद्रण, मोलर सांद्रण है तो मोल प्रति लीटर टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। जब अभिक्रिया शून्य कोटि होगी, शून्य कोटि के लिए m प्लस n का मान 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं k का यानी दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा। ऊपर है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड और नीचे है मोल प्रति लीटर, और m प्लस n के जगह पर हम 0 डालेंगे तो नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यही हमारे शून्य कोटि अभिक्रिया में K की इकाई है, K यानी दर स्थिरांक। अगर हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकालनी है तो यहाँ m प्लस n के जगह 1 डालेंगे। अगर हमें द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए निकालनी है तो यहाँ m प्लस n के जगह 2 डालेंगे। इस प्रकार से जिस अभिक्रिया के लिए पूछे यहाँ डालकर हम उसका मान, उसकी इकाई का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसे 50% होने में समय कितना लगेगा। यदि किसी अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है K इक्वल्स 2.303/T log R0/R।
यानी R0 प्रारंभिक सांद्रण है और R t समय पश्चात का सांद्रण है। यहाँ पर हमें t का मान दिया हुआ है, R जो है वो दिया हुआ है। कैसे? तो देखेंगे 2.303 बाई टी के जगह 32 रखेंगे, लॉग R0 तो R0 ही रहेगा। और जब क्रिया 75% पूरी हो जाएगी उसके बाद का सांद्रण क्या होगा? उसके बाद का सांद्रण हो जाएगा R0 माइनस R0 का 75% यानी 75/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R0/4। तो नीचे रखेंगे R0/4। ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा R0/R0 × 4। ये से कट गया और ये हो गया 2.303/32 और log 2 का मान 0.602 आता है। अब कुछ देर के लिए अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ, यहाँ पे मुझे आंसर निकालना है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसे 0.60 अगर ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 32 यानी 2.303 और ये हो जाएगा 60 अपॉन 100 और ये 32। ये अप्रॉक्स 2 टाइम्स इसको काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 4.606 अपॉन 100। इसको हम 0.046 ले सकते हैं। अब टी हाफ जो होता है 0.693/k होता है, यानी 0.693/0.046 ये हो जाएगा 693/46 अप्रॉक्स 16 आता है, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा यानी ये हमारा उत्तर होगा 16 मिनट। इसका उत्तर था 14 का हमने उत्तर निकाला था मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? इसका पहला ऑप्शन सही है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वो कहलाता है पृष्ठ सक्रिय कारक। जबकि वैद्युत अपघट्य जो है ये है वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। वैद्युत अनपघट्य वैसे पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन में जिनके द्वारा विद्युत का संचालन नहीं किया जाता है। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ हैं जो क्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। निम्नलिखित 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है, यानी पायस का निर्माण करता है? पायस जल में द्रव का विलयन को कहते हैं, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन को कहते हैं पायस। और साबुन जो है द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन बनाने में एक एजेंट का काम करता है साबुन, इसलिए साबुन को पायसी कारक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो देख लीजिए, कालामाइन
ये ZnCO3 को कहते हैं कैलामाइन, ये जिंक का अयस्क है। ZnCO3 को कहते हैं कैलामाइन और ये जिंक का अयस्क है। वैसे जिंकाइट भी ZnO, जिंकाइट भी जिंक का अयस्क है। ZnS भी जिंक ब्लेंड भी जिंक का अयस्क है। उसी प्रकार एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा। लोहा का अयस्क हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, सिटेराइट हो जाएगा। और तांबा का अयस्क क्यूपराइट हो जाएगा, कॉपर ग्लांस हो जाएगा, मैलेकाइट हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन सही है डी। मॉन्ड प्रक्रम द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो मॉन्ड प्रक्रम द्वारा निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है, जर्कोनियम का शुद्धिकरण वान आर्केल विधि द्वारा किया जाता है, तांबा का शुद्धिकरण वैद्युत शोधन विधि द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा किया जाता है, और जिंक का भी शोधन जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा ही होता है। यानी मॉन्ड प्रक्रम द्वारा निकेल का शोधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो जनरली कार्बन का प्रयोग अवकारण में प्रयोग किया जाता है, प्रगलन विधि में जहाँ पर कार्बन का प्रयोग किया जाता है किसी पदार्थ को अपकृत करने के लिए। तो जो पदार्थ जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आसानी से कार्बन द्वारा अपकृत नहीं होते हैं, उसके लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, वहाँ एल्युमिनियम अवकारक का प्रयोग करता है। यानी यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान लोहा का ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 ये दोनों मिलकर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सबसे कम क्वथनांक वाली कौन सी गैस है? तो याद रखेंगे, सबसे कम क्वथनांक वाली हीलियम गैस होगी और सबसे ज़्यादा क्वथनांक वाली गैस जेनॉन होगी, जेनॉन, जो कि एक अक्रिय गैस है। और ये सुन लें, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, और आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। जबकि हाइड्रोजन आपका भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है? इसमें याद रखेंगे, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करने वाले तत्व हैं हाइड्रोजन के साथ F अगर आ जाए, O आ जाए या N आ जाए, उस स्थिति में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण आएगा। यानी यहाँ देखेंगे NH3 में N और H है, H2O में H और O है, HCl में F, O और N में से कोई नहीं है, अर्थात यह H बंधन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन और ओजोन क्या कहलाते हैं? तो ऑक्सीजन और ओजोन आपस में अपरूप हैं, यानी एक ही पदार्थ जब दो भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं तो उन्हें अपरूप कहते हैं। पहला है संभारिक, दो या दो से अधिक परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें संभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। देखें ध्यान से, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दोनों का सेम है, यानी आर्गन और कैल्शियम का ये परमाणु आपस में संभारिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
दूसरा है इसमें समावयवी। तो समावयवी 2 या 2 से अधिक वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो उन्हें समावयवी 2 या 2 से अधिक वैसे पदार्थ जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो उन्हें समावयवी कहते हैं। जैसे आपका ये C2H4 C3H6 और ये है आपका प्रोपीन और ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, यानी दोनों का सूत्र सेम है C3H6 अणुसूत्र, लेकिन दोनों का संरचना सूत्र अलग अलग है, यानी इनके गुण भी अलग अलग होंगे, अर्थात ये दोनों आपस में समावयवी होंगे। नेक्स्ट है समस्थानिक। समस्थानिक 2 या 2 से अधिक वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन का C612 और C614 13 C614, इन तीनों में परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, अर्थात ये तीनों आपस में समस्थानिक कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विभाषिक अम्ल है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में अगर ध्यान देंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। यानी यहाँ पर 2 जगह से ही H+ आयन निकलेंगे, यानी इनकी क्षारकता, इनकी भाषणिकता 2 होगी, यानी ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल जो है 2 हाइड्रोजन आयन ही दे सकते हैं, अतः इसे द्विभाषिक अम्ल कहते हैं, इसे ऑर्थोफॉस्फोरस। हमारा ये ऑप्शन सही। संक्रमण तत्वों में का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में और इनमें से कोई नहीं। तो D ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सल्फर एंड फ्लोरीन, कॉपर और लोहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर D सही होगा, क्योंकि कॉपर और लोहा दोनों संक्रमण तत्व हैं। 21 नंबर में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d4, लेकिन हुंट रूल के कारण हुंट रूल कहता है कि जो अर्धभरित ऑर्बिटल होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है, जिससे यह भी स्टेबल हो गया और इसके बाद वाला भी स्टेबल हो गया, यानी सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में किन तत्वों में F4F कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो S ब्लॉक में 2 श्रेणियाँ होती हैं। एक होती है लैंथेनाइड, जो कि लैंथेनम के ठीक बाद चालू होती हैं, यानी 90 से लेकर 180, और एक होती है एक्टिनाइड। F ब्लॉक में 2 श्रेणियाँ होती हैं। पहला लैंथेनाइड, जो कि 58 से लेकर 71 तक होती हैं, और दूसरा है एक्टिनाइड, जो कि 90 से लेकर 103 तक होती है। तो लैंथेनाइड में 4F कक्षक क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है और एक्टिनाइड में 5F कक्षक क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही लैंथेनाइड। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे कि FeCN6 पावर में -3e में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे?
ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि निकालना किसका है, उसका हम x मान लेंगे। और साइनाइड पर चार्ज -1 होता है, यानी साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था, साइनाइड आयन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होगी। तो x + 6 × -1 इक्वल्स, और किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अवस्था उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है -3, यानी x - 6 इक्वल्स -3 और x इक्वल्स -3 + 6 यानी +3, यानी यहाँ लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। CuNH3 के पावर में 2+ है, 2+ में प्रसंकरण निकालना है दोस्तों, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर लिगेंड ये है केंद्रीय धातु परमाणु, और यहाँ अमोनिया लिगेंड है। तो अमोनिया एक दंतुर लिगेंड है, यानी 4 अमोनिया कॉपर से जुड़े हुए हैं, तो कॉपर को 4 लोन पेयर मिलेंगे, यानी कॉपर की संयोजकता 4 हो जाएगी। और जब कॉपर की समन्वय संख्या 4 हो जाएगी, और जब कॉपर की समन्वय संख्या यहाँ पर 4 है, तो यहाँ ध्यान देंगे समन्वय संख्या 4 वाली प्रसंकरण 2 प्रकार की होती है, sp3 वाला भी है और dsp2 वाला भी है। तो चूँकि इनकी CuNH3O4 टेट्राहेड्रल होता है, अतः इसकी प्रसंकरण sp3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। ध्यान देंगे, विटामिन B12 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित रहता है, और निकेल एक कॉमन धातु है, एक धातु है, संक्रमण धातु है, जो कि साल्मन नामक मछली में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है। हमारा इसमें ऑप्शन देख लीजिए, NiCO4, NiCN4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, MnCl4 2 माइनस। इसमें निकेल टेट्राकार्बोनिल निकेल की भी आकृति चतुष्फलकीय है, टेट्राक्लोरिडो निकेल की भी आकृति चतुष्फलकीय है, लेकिन टेट्रासाइनो निकेल की आकृति वर्गाकार समतलीय है, यानी हमारा ऑप्शन यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, C2H5Br, और सोडियम धातु से अभिक्रिया कराना है तो हमने एक पढ़ा था ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। इसमें जब किसी हैलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। हमने पढ़ा था कि जब किसी हैलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है, यानी यहाँ से आपका C2H5 आपस में बॉन्डेड हो जाएगा और 2 NaBr सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, यानी क्या बन गया, C4H10 यानी ब्यूटेन। तो फिर से ध्यान देंगे, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराने पर हमें ब्यूटेन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। ध्यान देंगे, पहला है क्लोरोफॉर्म, दूसरा आयोडोफॉर्म, तीसरा एसिटिलीन और चौथा मेथेन।
ध्यान देंगे क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ी क्या है कि ये जब इसे यह हवा से संपर्क कर लेता है तो यह फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनाती है, जो कि आदमी के लिए प्राणघातक तक हो सकता है। दूसरा है आयोडोफॉर्म, यह एक एंटीसेप्टिक है, प्रतिरोधी है। तीसरा है एसिटिलीन, यह एक ऐसी गैस है जो फल पकाने में काम आता है और इसके बहुलीकरण से ही हमें बेंजीन नामक यौगिक की प्राप्ति होती है। और चौथा है मेथेन। मेथेन एक मार्सी गैस है, यानी कीचड़ में पाई जाने वाली गैस है, और यह हमारे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य अवयव होता है, या बायोगैस का मुख्य अवयव होता है मेथेन। यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है? तो पहला जो है CCl3CHO, यह क्लोरल का सूत्र है। क्लोरल जो है क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया करके DDT बनाता है। दूसरा है 1 2 कार्बन है, ये हो जाएगा 1 ट्राइक्लोरो एथेन, ये हो जाए आपका सी नंबर है CH3 CCl3 COCH3। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये हो जाएगा 1 3 कार्बन है, 1 पहले ट्राइक्लोरो हो जाएगा और 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन, ये हमारा कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर सी का हमारा कंपाउंड है CCl3 COCH3। इसको हमने इस प्रकार एक्सपेंड कर लिया। इसका नाम होगा 1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन, और चूँकि दूसरे कार्बन पर कीटोन समूह है तो हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन। और चौथा है CCl3CH2OH, CCl3CH2OH। तो ये इस प्रकार से होगा CH2OH। इसका नाम हो जाएगा 1 2 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथेन में से E निकाल के, चूँकि अल्कोहल लगा हुआ है तो OL जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, CCl3CHO। अगला क्वेश्चन है कि जब मेथेनॉल यानी CH3OH मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड, यह एक गिरगनाट अभिकर्मक है, तो जब मेथेनॉल मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? ध्यान देंगे CH3OH ये CH3MgX से अभिक्रिया करेगा तो इसका एक H और ये CH3 मिल के CH4 बना लेगा, और ये हो जाएगा Mg, और Mg में OCH3 जुड़ गया और X रह गया। इसका नाम है मेथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और यह आपका मेथेन बन गया। यानी जब मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया गिरगनाट अभिकर्मक से होती है तो हमें मेथेन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है। तो एल्कोहल या कोई भी सूत्र अगर याद करने में परेशानी हो उसका एक कोई कॉमन यौगिक ले लें और उसी से अपना सूत्र का निर्धारण कर सकते हैं। एल्केनॉल यानी एल्कोहल है तो सबसे पहला CH3OH, फिर देख लीजिए C2H5OH। हम देखते हैं कि कार्बन अगर पहले वाले में कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है। दूसरे वाले में कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है।
यानी कार्बन अगर N होगा तो हाइड्रोजन 2N+2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, यानी CnH2n+2 ऑप्शन नंबर सी सही है। एल्केनॉल का यानी अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2O होगा। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है? मेथेनॉल, डाइमेथिल ईथर, एसीटोन, डाइएथिल ईथर। तो पहले एथेनॉल का सूत्र लिख लेंगे, उसी से अंदाज लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। अब C2H5OH है यानी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो और सूत्र भी लिख रहे हैं। मेथेनॉल का होता है CH3OH, तो ये तो ऐसे ही फ्लॉप हो गया, एक कार्बन है। दूसरा है डाइमेथिल ईथर CH3O, ये भी यहाँ मिलाएंगे, कार्बन 1 है, 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी यही दोनों आपस में समावयवी होंगे, यानी एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर ही आपस में समावयवी हैं, क्योंकि दोनों का अनुसूत्र समान हो गया, तो समावयवी हो गए। अगला है निम्नलिखित में कौन ल्यूकास अभिकर्मक है? तो ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहा जाता है? अनाद्र यानी एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl को क्या कहा जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। दोस्तों कुछ और अभिकर्मक का नाम आप ध्यान से देख लें, शायद परीक्षा में आ जाए। सबसे पहला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जैसे CH3MgCl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है C6H5Mg दिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दूसरा है बेयर अभिकर्मक, यानी ठंडे KMnO4, जिसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। तो ठंडे KMnO4 का जो क्षारीय विलयन होगा, जिसका रंग बैगनी होता है, उसे कहते हैं बेयर अभिकर्मक। तीसरा है टॉलेन अभिकर्मक। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का अमोनियाकृत विलयन जो होगा, उसे कहेंगे टॉलेन अभिकर्मक। यह एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने में किया जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अवकृत कर देता है और कीटोन टॉलेन अभिकर्मक को अवकृत नहीं कर पाता है। इसका सूत्र होता है AgNH3OH। इसका नाम हुआ डाइएमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, डाइएमीन सिल्वर 1 ऑक्साइड, डाइएमीन सिल्वर 1 ऑक्साइड। यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। अगला है फेंटॉन अभिकर्मक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एवं फेरस सल्फेट का जो विलयन होता है, उसे फेंटॉन अभिकर्मक कहते हैं। उसके बाद है बेनेडिक्ट अभिकर्मक। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और नीला तूतिया, जिसका सूत्र है CuSO4.5H2O, ये है आपका नीला तूतिया। इसका केमिकल नाम है पेंटाहाइड्रेट क्यूपरिक सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट क्यूपरिक सल्फेट। तो इन तीनों का जो मिश्रण होता है, उसे ही कहते हैं बेनेडिक्ट अभिकर्मक। यह टॉलेन अभिकर्मक के जगह प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है फेलिंग विलयन। क्यूपरिक सल्फेट CuSO4 एवं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, यानी सूत्र देख लीजिए, COON ने इधर COH फिर H फिर है CHOH COOK का क्षारीय विलयन जो होगा, यानी क्यूपरिक सल्फेट CuSO4 और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का जो क्षारीय विलयन होगा, उसे फेलिंग विलयन कहेंगे। अगला है लुकास अभिकर्मक, यानी जो आपका क्वेश्चन था, निम्न में कौन लुकास अभिकर्मक है?
तो लुकास अभिकर्मक है अनाद्र जनरल Cl2 और HCl का सममोलर मिश्रण। यही ऑप्शन आपका सही था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन रेक्टिफाइड स्पिरिट है। तो ध्यान देंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है 95.5% अल्कोहल वाला विलयन जो होता है उसे कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, और जो 100% अल्कोहल जो होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्पिरिट। फिर है एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र, इसको बना के देख लेंगे। ध्यान देंगे एल्डिहाइड का कोई उदाहरण लेते हैं, CH3CHO। जो एल्डिहाइड का होगा वही कीटोन का होता है। तो अगर एल्डिहाइड का हम निकाल लेते हैं तो कीटोन का भी वही होगा, C2H5CHO। ध्यान देंगे कार्बन 1 है, 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1। यहाँ भी कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो अगर कार्बन N लेंगे तो हाइड्रोजन 2N होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। यानी हमारा सामान्य सूत्र जो है एल्डिहाइड और कीटोन का वह हो जाएगा CnH2n+2O। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता क्या है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो CH3COHHCH3 को कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर इसका ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में कराया जाए तो ध्यान देंगे यहाँ से एक H हट गया, यहाँ से एक H हट गया, तो कार्बन का कितना हाथ खाली हुआ, 2 हाथ, और CH3 जस्ट का तस रह गया। तो ये 2 H जो हटा वो O के साथ H2O बना लिया, यानी हमें एसीटोन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एसीटोन। ऑप्शन हमारा ए सही है। यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्न में कौन प्राप्त होता है, तो एसीटोन। ध्यान देंगे एसीटोन प्रचलित नाम है, जिसे एसीटोन को ही डाइमेथिल कीटोन भी कहते हैं, डाइमेथिल कीटोन, या इसी का दूसरा नाम है IUPAC नाम बोलेंगे तो हो जाएगा 2-प्रोपेनोन या प्रोपेन 2-ओन। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का हमें सूत्र लिखने आना चाहिए, तभी जाके रिएक्शन बनेगा। कैल्शियम एसीटेट ये क्या होता है, CH3COOCA CH3COOCA, ये कैल्शियम एसीटेट है। और कैल्शियम फॉर्मेट क्या होगा, तो CaOOCH, यही है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, अब दोनों को जब गर्म करेंगे, मिलाकर दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे तो ध्यान दीजिएगा तो ये हमें यहाँ ध्यान देंगे CH3 और यहाँ पर CHO कितना प्राप्त होगा, एक यहाँ से प्राप्त हुआ, एक इधर से प्राप्त हुआ, यानी इसका 2 अणु। फिर से देखेंगे, हमें करना था
कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण को गर्म करना था। तो कैल्शियम एसीटेट क्या होता है पहले देख लीजिए। कैल्शियम एसीटेट CH3COOCA CH3COOCA ये कैल्शियम एसीटेट है, और CaOCOHOCOH ये कैल्शियम फॉर्मेट है। ये कैल्शियम एसीटेट और ये कैल्शियम फॉर्मेट। अब क्या होगा जब इसको गर्म करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस प्रकार से टूटेगा ये। तो ये निकल गया CaCO3। कितना अणु निकल गया? 2 ठो CaCO3 निकल गया प्लस में, और क्या बच रहा है? तो CH3CHO एक ऊपर निकला और एक नीचे निकला, यानी ये आपका 2 अणु निकल गया। इसका नाम है दोस्तों एथेनल, या इसी को एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। यानी हमारा क्वेश्चन क्या था? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो ध्यान देंगे, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर एथेनल का निर्माण होता है, साथ साथ में कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर यानी संगमरमर की प्राप्ति होती है। और एथेनल या एथेनल को ही एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एसिटल्डिहाइड कॉमन नाम हुआ और एथेनॉल जो हुआ सो यूपेक नाम हुआ, IUPAC। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि C6H5MgBr C6H5MgBr के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा क्रियाशील ग्रिगनाट अभिकर्मक के प्रति एल्डिहाइड होता है, यानी ऑप्शन मिला लेंगे। 2 नंबर वाला कहाँ है देखेंगे, एक ही ऑप्शन है 2 नंबर वाला, यानी यही सबसे ज़्यादा सबसे सीनियर होगा एल्डिहाइड जो ग्रिगनाट अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है, यानी ऑप्शन नंबर C सही होगा। और एल्डिहाइड कौन है? तो ये CH3CHO, ये नंबर A एल्डिहाइड है, यानी सबसे पहले ये आएगा, और कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है 2 नंबर पहले में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? पहला है मेथेनोइक अम्ल, दूसरा है एथेनोइक अम्ल, तीसरा है पिक्रिक अम्ल और चौथा है बेंजोइक अम्ल। तो सबका अगर पिक्चर बना लें तो स्पष्ट हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल HCOOH, इसको कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। दूसरा है एथेनोइक अम्ल, ये होता है CH3COOH। तीसरा है पिक्रिक अम्ल, तो ये होता है बेंजीन में ऊपर OH लगा रहेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो और दोनों एक पैरा पर नाइट्रो ग्रुप रहेगा, यानी यह है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। और चौथा है बेंजोइक अम्ल, तो बेंजीन में COOH लगा हुआ। आप ही बताइए कि इसमें किस में कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? पहला में तो है, दूसरा में भी है, चौथा में भी है, यानी तीसरा आंसर पिक्रिक अम्ल जो है सो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी जिसमें एक ही COOH लगा रहे, निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? किसका? ईस्टर का, एल्कोहल का, ईथर का, एल्डिहाइड का। ध्यान देंगे, एल्कोहल में भी एक ही O, ईथर में भी एक ही O, एल्डिहाइड में भी एक ही O, लेकिन एस्टर का सूत्र देख लीजिएगा COOR, इसमें 2 O है, और कार्बोक्सिलिक में भी 2 O है, यानी हमारा ऑप्शन यहीं से पकड़ में आ जाएगा, एस्टर हो जाएगा। COOR इसमें 2 O है और COOH इसमें 2 O है, और किसी में तो 2 O नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में OH होता है, ईथर में O होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है। तो समावयवी है तो ज़रूर इसका सूत्र समान होगा, यानी जितना O इसमें है उतना O इसमें भी होना चाहिए, लेकिन अन्य 3 में किसी में तो 2 ऑक्सीजन था ही नहीं, यानी हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का समावयवी एस्टर ही होगा। अगला है निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा
फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है। याद रखेंगे, बेनेडिक्ट घोल टॉलिन अभिकर्मक का ही प्रतिरूप है, इसके जगह पर यूज किया जाता है। टॉलिन अभिकर्मक जो है उससे आप पहचान नहीं कर पाएंगे, क्या है कि फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों टॉलिन अभिकर्मक को अवकृत कर देता है। तीसरा फेलिंग घोल, इसको भी फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड अवकृत कर देता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन बचता है NaHCO3। अब NaHCO3 से कैसे पहचानेंगे कि भाई ये अम्ल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है? तो ध्यान देंगे कि अम्ल जो है यानी फॉर्मिक अम्ल जो है HCOOH, यह सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके ये बना लेगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके बना लेगा HCOONA, HCOONA और H2CO3 जो टूटकर H2O + CO2 का निर्माण करेगा। यानी आपका फॉर्मिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा से अभिक्रिया करके CO2 देगा, जबकि फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या बनता है? ध्यान देंगे, फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH, इसको जब कॉन्क H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो ध्यान दीजिए, सांद्र H2SO4 एक अच्छा अवशोषक भी होता है। यह क्या करेगा, इसमें से जल निकाल लेगा। ठीक है, ये जल निकाल लिया तो बचा क्या हमारे पास? CO + H2O, यानी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्राप्ति होगी। यानी जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही हो जाएगा, डी, जो कि इसमें दबा हुआ है अंदर में। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन एवं NaOH से कराने पर क्या प्राप्त होगा? ध्यान देंगे, एसिटामाइड यानी CH3COOCONH2, इसका नाम है एसिटामाइड। जब इसकी अभिक्रिया आप ब्रोमीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो ये आपका बना देगा CH3NH2 + K2CO3 + 2NaBr और +2H2O, यानी यह ब्रोमीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? मेथिलअमीन। इसका नाम है मेथिलअमीन यानी मेथेनामीन। मेथिलअमीन या मेथेनामीन इसका नाम है। यानी जब एसिटामाइड ब्रोमीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो मेथिलअमीन यानी मेथेनामीन का निर्माण होगा। उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, मल्टोज, लैक्टोज। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का 56।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 में निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है। तो पहला है सिर्फ प्राइमरी एमीन में, फिर सिर्फ सेकेंडरी एमीन में, सिर्फ टर्शियरी एमीन में, और चौथा है प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। ध्यान देंगे प्राइमरी एमीन क्या होता है NH2, सेकेंडरी एमीन NH, टर्शियरी एमीन N, तीनों हाथ खाली। यानी ऑप्शन हमारा एल्काइलेशन मतलब एल्किल समूह का जोड़ना, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा सिर्फ प्राइमरी एमीन में। उसके बाद है 57 में निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। पहला है सुक्रोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है माल्टोज और चौथा लैक्टोज। तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। फिर फ्रुक्टोज का सूत्र है C6H12O6। फिर माल्टोज का सूत्र है C12H22O11 और लैक्टोज का भी है C12H22O11। यानी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये तीनों आपस में समावयवी हैं, जबकि ग्लूकोज जो है ये अलग है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में समावयवी हैं और फ्रक्टोज सबसे, इन चारों ऑप्शन में सबसे मीठा शर्करा है फ्रक्टोज। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 निम्न में से कौन स्टेरॉयड से संबंधित है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी। तो स्टेरॉयड से संबंधित है विटामिन डी। निम्न में कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो एंजाइम भी बनाए जाते हैं, प्रोटीन भी बनाए जाते हैं, हार्मोन भी बनाए जाते हैं शरीर द्वारा, लेकिन विटामिन हमें बाहर से लेनी पड़ती है। फिर है कि डीएनए और आरएनए में समान भस्म कौन सा है। ध्यान देंगे डीएनए में होता है A, G, C और T और आरएनए में होता है A, G, C, U। यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और ये हो गया आपका थायमिन। फिर है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और ये हो गया यूरासिल। यानी पहला 3 समान है, चौथा अलग होने के कारण दोनों का नाम अलग अलग है। तो ये 3 भस्म दोनों में समान है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है पीवीसी का एकलक निम्नलिखित से कौन है। तो पीवीसी का एकलक होगा विनिल क्लोराइड। पीवीसी का एकलक। अगला क्वेश्चन है कि पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है। पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर है C6H5 CH2। फिर है CH2 CHCl और CH2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है उसे कहते हैं विनिल क्लोराइड CH2 CHCl और इसी के बहुलीकरण से पॉलीविनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसी के ये है वाइनिल क्लोराइड और इसी के बहुलीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। कैसे। तो इसका जब N अणु आएगा इसका बॉन्ड टूट जाता है और ये इस प्रकार से इधर से एक हाथ बढ़ा लिए, एक हाथ इधर से बढ़ा लिए और यहाँ पर N लग जाता है। इसका नाम हो गया PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये था वाइनिल क्लोराइड।
ये पीवीसी का एकलक है, ऑप्शन नंबर सी। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं गंधकीकरण। और किसी धातु पर जस्ता का लेप चढ़ाना जो है गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। कॉपर धातु में जो धातु मल की प्रक्रिया होती है वह बेसिमरीकरण होती है। और किसी यौगिक में सल्फोनिक अम्ल का जुड़ना या किसी अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होना, किसी यौगिक का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया सल्फोनेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। तो योगशील बहुलक में इसका डेफिनेशन होता है कि वैसा बहुलक जिसके निर्माण में किसी प्रकार के छोटू अणु का निष्कासन नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, नायलॉन 6 कैप्रोलेक्टम इसका मोनोमर है, यह संघनन बहुलक है। नायलॉन 6 इसका एकलक है, नायलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम है एकलक। यह है आपका कैप्रोलेक्टम का सूत्र। यह आपका कैप्रोलेक्टम का सूत्र है। जब इसका जलांशन होता है तो ये टूट जाता है और इस प्रकार से बढ़ जाता है। और इस प्रकार से ये लॉन्ग चेन का निर्माण करता है। और जब ये इसका बहुलीकरण होगा तो इसमें से H2O बाहर निकलते हैं, यानी यह जो है नायलॉन 6 जो है सो संघनन बहुलक है। नायलॉन 6 के एकलक हैं हेक्सामेथिलीन डायमीन, जिसे हेक्सेन 16 डायमीन भी कह सकते हैं। और एडिपिक अम्ल जिसका यूपे का नाम है हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल, इनका मोनोमर है, एकलक है। तो इसका बहुलीकरण जो होता है संघनन बहुलीकरण होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यह CH2 से ही बनता है, CH2 यानी एथीन से ही, एथीन के बहुलीकरण से ही बनता है। यानी यह बॉन्ड टूटकर बॉन्ड आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ किसी प्रकार के छोटे अणु का निष्कासन नहीं हो रहा है, यानी यह योगशील बहुलक हो गया। और चौथा है डेक्रॉन, जिसका दूसरा नाम है टेरिलिन, यह भी एक आपका संघनन बहुलक है। ब्यूना S में निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ब्यूना S, तो यह ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का बहुलक है। ब्यूटाडाइन क्या है? तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूटा 1,3 डाइन। और दूसरा इसका है टेरेथैलिक एसिड, यानी स्टाइरिन। ब्यूना S जो है ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का बहुलक है, यानी स्टाइरिन इस प्रकार से होगा CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्यूना S ब्यूटा 1,3 डाइन का और स्टाइरिन के मिलने से के बहुलीकरण से बनता है, यानी इन्हीं दोनों का बहुलक है आपका ब्यूना S। उसके बाद है निम्न में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? तो सैकरीन भी कृत्रिम मीठा भी करता है, एस्पार्टेम भी होता है, सोडियम साइक्लोमेट भी होता है, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। वेलियम का उपयोग जो होता है ये आपका हो जाता है उपशामक के रूप में, यानी जो जिसका दिमागी हालत ख़राब है, यानी एक तरह से कहिए पागल के इलाज में
वेलियम का उपयोग किया जाता है, यानी उपशामक के रूप में। रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? मेथिल बेंजोएट, एथिल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, और चौथा है ऑर्थो हाइड्रोक्सिक अम्ल। मेथिल बेंजोएट यह एक आपका एस्टर है। मेथिल बेंजोएट यह इस प्रकार से होगा। फिर है एथिल सैलिसिलेट। ये आपका एथिल सैलिसिलेट है, यह भी एक एस्टर है। फिर तीसरा है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल ये इस प्रकार से कुछ होगा। यही है आपका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, यानी इसी को एस्पिरिन भी कहते हैं। यानी एस्पिरिन का दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल या 2-एसिटॉक्सी 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, इसी का नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल या इसी का नाम है एसिटिल, इसको एसिटाइल बोलते हैं, इसका सही नाम है एसिटिल बेंजोइक अम्ल। चौथा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, यानी ये कुछ इस प्रकार से है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल या होता है या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? पहला है फिनॉल, दूसरा है बेंजल्डिहाइड, तीसरा है बेंजिलएमीन, चौथा है मैलिक एनहाइड्राइड। तो इसमें फिनॉल जो है इसका 2 प्रकार से उपयोग होता है। अगर यह 0.2% इसका जलीय विलयन लिया जाए तो यह एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और अगर इसका 1% जलीय विलयन लिया जाए तो यह विष संक्रामक के रूप में प्रयोग होगा, यानी यह सजीव कोशिकाओं पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर यह 0.2% विलयन के रूप में है तो इसका उपयोग सजीव कोशिकाओं पर किया जा सकता है, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जा सकता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा है, अगला है निम्नलिखित में किसमें C++ समूह यानी कार्बोनिल समूह कहते हैं इसे, निम्न में कौन किसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है? तो ईथर में तो है ही नहीं, क्योंकि ईथर में O होता है। इस प्रकार से एल्कोहल में OH होता है, कीटोन में C++ होता है, और एमीन में NH2 होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कीटोन।
निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है? तो पहला देखेंगे CH3 CH2OH। यहाँ ध्यान देंगे पहला ऑप्शन में कि अल्कोहल जहाँ पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यह 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे जहाँ अल्कोहल जुड़ा हुआ है यह अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह 3 डिग्री अल्कोहल होगा। यहाँ भी देखेंगे अल्कोहल जहाँ जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यह 2 डिग्री अल्कोहल है। और इसमें ये तो आपका हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ ऑप्शन सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। मैं आगे ही ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा और कृपया आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।